Hello students. In the line of NCRT lectures, I am here again with example 5.9. In the previous lecture, I have discussed example 5.8. And in example 5.8, I have told you on an inclined plane how to resolve the forces and how to show all the forces in the block. And a very important relation in the impending motion of the inclined plane. The block, impending motion of the block on the inclined plane gives us a relation at that time when theta is maximum, then the mu s theta max will be tan inverse mu s, where mu s is what? Mu s is the coefficient of friction, static friction, or we can say mu s is equal to tan theta max. This is an important relation we got. Now let us see example 5.9. Okay, in 5.9, let us see the figure and read the question first. What is the acceleration of the block? कौन सा block? ये वाला block. ठीक है? Let me take my pen. See, this block is talking about ये block जो है ब्रॉग एंड ट्रॉली सिस्टम, ये ट्रॉली है. ठीक है, ये दोनों एक्सेलरेट होंगे. तो ये जो है इधर साइड में जब जाएगा, आप जानते हैं 3 किलो का ये लटका हुआ है, यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं. तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसके लिए ऑब्वियसली ये ट्रॉली इधर मूव करेगी. तो अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेशन ए से आगे की साइड में जाएगा. राइट, इतना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितनी डोरी नीचे खुलेगी उतनी डोरी इधर कम हो जाएगी, जितनी डोरी इधर लंबी होगी उतनी डोरी इधर कम हो जाएगी, क्योंकि डोरी तो सेम है. ठीक है. नाउ पुली मस्ट बी आइडियल if the coefficient of kinetic friction between the trolley. अब देखिए, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन अज्यूम करने के लिए बोल रहा है, हालांकि जो पहिए में रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा? जब मैंने बोला कि आइडियल पुली होनी चाहिए, तो पुली इज आइडियल. आइडियल पुली जब होती है तो वो टेंशन को दोनों साइड में बराबर सबमिट करती है, ट्रांसमिट करती है, और टेंशन ऑन बोथ द साइड्स विल बी सेम. तो अगर ये टेंशन टी यहाँ पे है तो टेंशन टी इधर भी होगा. ठीक है. जी की वैल्यू 10 ले लो, ये बोलता है मास ऑफ द स्ट्रिंग नेग्लेक्ट करो, आइडियल स्ट्रिंग बोलता है. ठीक है. कोफिशिएंट फ्रिक्शन दे दिया, तो पूछता क्या है? पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टी पूछ रहा है. ठीक है, इट इज आस्किंग अबाउट द टी. दिस इज आवर क्वेश्चन. टेंशन कितना है? टेंशन तो दो जगह दिखा दिया, देखो. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे. एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस सिस्टम का. ठीक है, इसमें गोला बना दो. चलो, एक ये हो गया. ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये वाला हो गया. दूसरा हो गया ये वाला. दो चीजों का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. तो पहले किसका ले लें? पहले आसान वाला लेते हैं, छोटा वाला. चलो इसको ले लेते हैं. नाउ सी, ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये जो ये डब्ल्यू को पॉइंट से दिखा दिया यहाँ पे, और 30 न्यूटन फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है 3 × 10. ठीक है, एंड टेंशन टी इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये टेंशन टी कहाँ से आया? ये डोरी में ट्रांसमिट हो रहा है, देखो टेंशन टी लगा हुआ है. टेंशन टी जो है यहाँ पे डेवलप होगा डोरी में. तो टेंशन टी लगा हुआ है, 30 न्यूटन लगा, दो फोर्सेस लगे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये एक्सेलरेट कर रहा है. इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. तब यहाँ डायनेमिक्स इक्वेशन क्या बनेगी? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू, will generate the force to move this body with the acceleration a. What is the net external force on this? अब देखिए, 30 न्यूटन ज्यादा है कि टी ज्यादा है? ऑब्वियसली जब ये नीचे जा रहा है तो 30 न्यूटन ज्यादा होगा. तो 30 - टी करेंगे. इस डायरेक्शन में हम मोशन बना रहे हैं, इस डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो 30 को पॉजिटिव लिखेंगे और टी को नेगेटिव लिखेंगे. तो 30 - टी इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 30 - टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब एफ. ठीक है,
ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, अब जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसी में देख लीजिए आप। ये W जो है इसका जो है हॉरिजॉन्टल में T फोर्स लगा हुआ है, T फोर्स इसको इधर साइड में लेके जा रहा है, F के फोर्स इसको रोक रहा है। तो हॉरिजॉन्टली कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टली T और F के का रिजल्टेंट जो फोर्स है। वर्टिकल फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल विल कैंसल आउट इट्स वेट 200 न्यूटन। ठीक है, तो 20 kg वेट है तो 200 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन को कैंसिल आउट कर देगी एंड देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज ओनली मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वी आर कंसीडरिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है, एक टी इधर लगा हुआ है, एफ के इधर लगा है। अब ये बॉडी इधर जा रही है तो टी बड़ा है कि एफ के बड़ा है, टी बड़ा है भैया, तो हम लिखेंगे टी बड़ा माइनस छोटा, टी माइनस एफ के, दैट इज द net external force, unbalanced force on this block, and that is bringing this body here. So how much it is, m into a, इसका मास 20 है, एक्सेलरेशन a है, तो m into a फोर्स डेवलप हो रहा है इसके अंदर, तभी तो इधर जा रहा है, बराबर। तो वो इक्वेशन लिख देंगे, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, क्या, t माइनस एफ के इज इक्वल टू 20 इंटू a। ठीक है, t माइनस एफ के इज इक्वल टू 20 इंटू a। ओके, अब एफ के कैसे निकलेगा, एफ के हमारा निकलेगा फ्रिक्शनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से। कैसे, देखिए 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, एक इक्वेशन हो गई, t माइनस एफ के इज इक्वल टू 20a दूसरी इक्वेशन हो गई। एफ के कितना होगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एंड म्यू के इन आवर क्वेश्चन इट इज गिवन 0.04, एंड एन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन, एन जो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, एन कितना होगा 200 न्यूटन होगा, 20 इंटू जी, जी की वैल्यू 10। ठीक है, क्वेश्चन में दी है 20 इंटू जी, तो वो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, एन कितना हुआ, एन हुआ 20 इंटू 10, 200 न्यूटन, तो म्यू के इंटू एन की ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो t माइनस 0.04 इंटू 200 इज इक्वल टू 20, और वी कैन से t माइनस 8 इज इक्वल टू 28। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3। नाउ इट इज सिंपल अलजेब्रा टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस हैं एंड दो अननोन है, तो इट गिव्स a इज इक्वल टू 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.96 मीटर per second square, and if we put the value of this a in any of the equation, either this or this, we will get t is equal to 27.1 Newton. Okay, अब बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जैसे कि जब बॉडी रोल करती है, अब बॉडी लाइक रिंग और स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है उसमें। जब आप बरसात में स्कूटर चलाते हैं और जो है गीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी आ जाती है तो आपका पहिया घूम जाता है, तो स्लिप कर रहा है, समझे कि नहीं, रोल नहीं कर रहा है, स्लिप कर रहा है। तो उस स्लिपिंग को परफेक्टली अवॉइड करते हुए ऐसा केस है क्या, या तो रिंग या स्फीयर रोल कर रहा है। ठीक है, ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है प्योर रोलिंग हो रही है, इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग का केस। जब स्लिपिंग या स्किडिंग नहीं है तो प्योर रोलिंग है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, देयर इज नो फ्रिक्शन। क्यों नहीं लगेगा, एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन। एक स्टील की शीट ले लो, प्लेन शीट, और उसके ऊपर लोहे का एक गोला रख दो और ध्यान से नीचे झुक के देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, मतलब कितना एरिया स्फीयर का जो है प्लेन शीट ऑफ आयरन से टच में होगा, बहुत ही कम, आइडियल केस में 0। ठीक है, खाली वन पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, एंड दिस पॉइंट हैज नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन, और रिलेटिव टू द प्लेन उसका कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस आइडियल सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन है नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है। तो बॉडी को क्या करना चाहिए, बॉडी को कंटिन्यू होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। बॉडी को इस आइडियल सिचुएशन में जब काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है
मतलब कि रिलेटिव मोशन जो है 0 है, तो इसका मतलब है कि बॉडी को कंटिन्यू होना चाहिए, रोल करना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद बॉडी रुक जाती है, कोई भी पहिया हो या साइकिल का पेडल ना मारो तो साइकिल रुक जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? इसका मतलब है कि देयर इज सम फ्रिक्शन अवेलेबल इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयर इज some resistance to motion, that is rolling friction does occur, ठीक है। तो टू कीप द बॉडी रोलिंग, अगर हमें उस बॉडी को उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोल कराते जाना है तो हमें उतना अमाउंट का रोलिंग फ्रिक्शन के बराबर के अमाउंट का फोर्स पेडल से लगाते रहना पड़ेगा। एंड टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्स इज नीडेड, किसके बराबर? रोलिंग फ्रिक्शन जितना अपोज कर रहा है उतना ही हमने आगे साइड में रोलिंग फ्रिक्शन के अपोजिट साइड में हमने लगा दिया है, तब हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से साइकिल आगे मूव करती रहेगी, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सेम वेट के लिए, इट इज मच स्मॉलर इवन बाय 2 to 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड देन स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जैसे गोला रखा हुआ है, एक स्फीयर रखा हुआ है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर स्फीयर रखा हुआ है, और एक प्लेन सरफेस के ऊपर उसी वजन का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम अप्लाइड फोर्स जो है अगर हम लगाएंगे तो जो है वो रोलिंग तो आसानी से हो जाएगी, गोला तो आसानी से रोल हो जाएगा, लेकिन वो जो ब्लॉक रखा हुआ है वो आसानी से रोल नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर इवन बाय 2 to 3 ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड देन द स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसीलिए पता चला कि व्हील को घुमाना इतना आसान था, एंड डिस्कवरी ऑफ व्हील हैज बीन ए मेजर माइलस्टोन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन का जो ओरिजिन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अलग भी है। होता क्या है ड्यूरिंग रोलिंग? तो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटरली डिफॉर्मेटेड। जैसे मैंने कहा आइडियल केस में देखिए स्फीयर का और नीचे इसके ऊपर वो स्फीयर रखा है, दोनों के बीच में जो पॉइंट ही कांटेक्ट में होगा, एक ही पॉइंट कांटेक्ट में होगा, लेकिन एक ही पॉइंट के बजाय कुछ ज्यादा हिस्सा कांटेक्ट में रहता है। इसकी वजह से थोड़ा सा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है, पॉइंट नहीं एरिया कांटेक्ट में आ जाता है बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द फ्लोर, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट इज दैट द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपोजेस द मोशन। तो कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स है पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट है, वो मोशन को अपोज करता है, एंड दैट गिव्स राइज टू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को हम अक्सर अनडिजायरेबल मानते हैं। अनडिजायरेबल कैसे मानते हैं? जैसे कोई मशीन चल रही है, मूविंग मशीन है, जैसे मोटर चल रही है, मोटर घूम रही है, ठीक है, पंखा चल रहा है, तो उसमें डिफरेंट मूविंग पार्ट्स हैं, तो फ्रिक्शन वहाँ नेगेटिव रोल रखता है। तो अगर जो है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होने लगा तो हमारी बिजली ज़्यादा खर्च होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है, पावर ज़्यादा खर्च होगी और हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे। लुब्रिकेंट्स आर ए वे ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन इन ए मशीन, ठीक है। मूविंग पार्ट है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन वर्ड का यूज़ किया है। मूविंग कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो मशीन के अंदर जो है लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे। बॉल बेयरिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग आप जानते हैं, बेयरिंग के अंदर छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स होती है, साइकिल के अंदर देखा होगा आपने। तो बॉल बेयरिंग्स बड़ी बड़ी मशीनों में भी लगती हैं, and probably you have seen the ball bearings which reduce the friction between the static and moving part of the machine, ठीक है। rolling friction between the ball bearing surface of contact is very small, क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है बॉल बेयरिंग में क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, वो रोल करेंगी, जो गोलियां हैं वो रोल करेंगी, ठीक है, बिटवीन बॉल बेयरिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो बहुत कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन, इसके लिए पावर डिसिपेशन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। थिन कुशन ऑफ एयर, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है उसका पाउडर, वो भी लुब्रिकेंट के लिए यूज होता है,
कैरम बोर्ड पे आप लुब्रिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, एक पाउडर यूज करते हैं ना, कैरम की गोटी को मारने के लिए आप एक पाउडर का यूज करते हैं, राइट। तो वो क्या है, आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, नहीं तो आपका स्ट्राइकर ज्यादा दूर तक जाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिजायरेबल है फ्रिक्शन, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड। जैसे फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, अरे भाई आप चलते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर आप चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे, फ्रिक्शन की वजह से चल पाएंगे। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन यू वुड नॉट बी एबल टू मूव ऑन द फ्लोर, आप फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पेन से कॉपी पे, पेन पे नोटबुक में लिखते हैं, तो यू आर एबल टू राइट विद द हेल्प ऑफ द पेन ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वो जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल कागज में चिपक जाते हैं, स्याही के पार्टिकल, ठीक है, उसी को बोलते हैं लिखना। ट्राई टू राइट विद पेन, बॉल पॉइंट पेन ऑन ए ग्लास स्लैब, ग्लास की स्लैब पे, कांच पे आप लिख के देखिए, लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, आप कागज पे ही लिख पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन यू आर एबल टू राइट, ठीक है। और कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, अरे भाई ब्रेक लगाते हो गाड़ी में, गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं होगा तो फिर गाड़ी किस काम की, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन को क्विकली स्टॉप करने के लिए it is made use of by the brakes in the machines and automobiles। मशीनों को ब्रेक लगाने के लिए या ऑटोमोबाइल्स को ब्रेक लगाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वी नीड a lot of friction and immediately that friction should stop the moving vehicle, ठीक है। तो कार कैसे एक्सेलेरेट होगी, on an ordinary road the friction between the tires and the road provides the necessary external force to accelerate the car। फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार के पहिए यूं ही घूम जाएंगे, उसको बोलते हैं स्किडिंग या स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल्स, दैट इज अनडिजायरेबल, ओके। बॉल बेयरिंग ऐसी होती है, देख लो भैया, ये देखो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं इस बेयरिंग के अंदर, ये इनर पार्ट ऑफ द बेयरिंग है, ये आउटर पार्ट ऑफ द बेयरिंग है, और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ये रोल करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो भाई यहाँ तक हमने देखा, और हमारा अब आ गया है नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने फ्रिक्शन वाला टॉपिक आज के लेक्चर में कवर किया, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द फ्रिक्शन, एंड we will cover the circular motion on the plain road and circular motion on the banked curved road on the mountain side in our next lecture. Until then, goodbye.